हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं संस्कृत विभाग के द्वारा जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम करवाया गया था दिसंबर 2024 के अंदर, और उसका जो पहला पेपर था जीके का, वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या इनका आंसर रहने वाला है। और ये पेपर आपको जो आगे आने वाली सेकंड ग्रेड है आरपीसी के द्वारा जो आयोजित करवाई जाएगी उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है और लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी करना है, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट अगला कोई भी अगर नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं सेकंड ग्रेड पेपर फर्स्ट संस्कृत विभाग का। तो इसमें भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, कौन सा महाद्वीप या विश्व क्षेत्र का प्रतिशत सुमेलित नहीं है। यानी कि आपको महाद्वीप दे रखे हैं और उसके विश्व में कितना क्षेत्रफल आ रहा है वो दे रखा है, और पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यूरोप है वो 9.24 नहीं है, वो 6 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो ये आपके गलत रहने वाला है। बाकी अंटार्कटिका का 8.13 सही है, दक्षिण अमेरिका का 11.97 बिल्कुल सही है, अफ्रीका का 20.39 बिल्कुल सही है, लेकिन यूरोप वाला है वो गलत रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 आपके गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर फौर किस फसल की विकसित नस्लें हैं। यानी कि फसलों के कुछ किस्मों के आपको नस्लों के नाम दे रखे हैं, किस्मों के नाम दे रखे हैं, और आपको बताना था कि ये जो वीरनार है, वीरलक्ष्मी है, वरलक्ष्मी है और शंकर फौर है किस फसल की नस्लें है। तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वीरनार और वरलक्ष्मी और शंकर फौर है वो कपास की किस्में कह सकते हो या फिर इनकी नस्लें कह सकते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, सालार वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं। यानी कि सालार के जो वन है वो निम्नलिखित में से किन जिलों के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अलवर है, चित्तौड़गढ़ है और उदयपुर है। अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर साइड में ये सालार के वन पाए जाते हैं। तो 3 का ऑप्शन नंबर 1 है वो आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, शहर या जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है। जो शहर या जनजाति रहती है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में है वो केंद्रित है रहती है। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज जो तहसीलें आती है वहाँ पे शहर या जनजाति भरपूर रूप से रहती है भाई। और भरपूर तो क्या रहती है, मतलब बहुत ही कम जनजातियाँ बची है ये जो शहर या जनजाति जो आती है वो 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील के अंदर पाई जाती है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 आपके सही हो जाएगा। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रम से ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक था। यानी कि ग्रामीण और शहरी जो शिशु लिंगानुपात है वो सर्वाधिक कौन से जिलों के अंदर रहा है वो आपको इसमें से चूज करना था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि बांसवाड़ा के अंदर देखा जाए तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक था, और नागौर में देखा जाए तो आपके शहरी शिशु लिंगानुपात था वो सर्वाधिक था। यानी कि शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से लेकर 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं वो सर्वाधिक ग्रामीण में देखे तो बांसवाड़ा में, और शहरों में देखे तो नागौर के अंदर मिल जाएंगे आपको, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखो। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल है। यानी कि जो यूएनओ का जो 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था वो कौन से स्थान पर हुआ था वो बताना था। तो इसमें आपके 6 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि बाकू के अंदर हुआ था भाई। तो 29वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बाकू के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, रिक्को ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है। यानी कि रिको के द्वारा जो जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया था वो कौन से स्थान पर किया गया, तो वो आपके आ जाएगा नीमराणा अलवर के अंदर, ठीक है ना भाई। तो नीमराणा ध्यान रखना, रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है तो वो आपके आ जाएगा नीमराणा। यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा कि जो ये नीचे दे रखे हैं जैसे रोजा भाकर है, डोरा पर्वत है, सायरा है, खो है, तो इन सब के अंदर सबसे ऊंचा देखा जाए तो वो खो आएगा भाई। खो की लंबाई इन सबसे अधिक है, ऊंचाई सबसे अधिक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर है वो 3 आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश रहा है। यानी कि 2024 में अगर विश्व का प्रवास देखा जाए तो मुख्य रूप से प्रवासी है वो सर्वाधिक कौन से देश में जाकर बसे हैं, तो वो अगर देखा जाए तो 9 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि सर्वाधिक प्रवास है वो अमेरिका के अंदर पाया गया, और देखा गया कि यहाँ से कोई प्रवासी अगर जाता है कोई भी अगर देश छोड़ के जा रहा है तो वो सीधे के सीधे अमेरिका में जाके रहने की सोच रहा है। इसका मतलब है कि विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग देखे तो सर्वाधिक मुख्य गंतव्य देश देखा जाए तो वो अमेरिका है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन ए, राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। अच्छा, कथन नंबर बी दे रखा है, सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है।
तो इसमें आपके दोनों ही कथन सही रहने वाले हैं, क्योंकि भेड़ों की संख्या अगर सर्वाधिक देखी जाए तो बाड़मेर जिला है, बिल्कुल सही है राजस्थान के अंदर। और सुरती जो नस्ल है वो एक भैंस की नस्ल है भाई, ठीक है ना। तो इसमें आपके 10 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा कि कथन ए और कथन बी दोनों ही एकदम करेक्ट रहने वाले हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 आपके सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, भारत ने निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है, यानी कि कौन से प्रकार के वन है जिसमें पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा कि शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर्णपाती और कांटेदार वन पाए जाते हैं वहाँ पे पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि दिखाई देती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 है वो आपकी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि एक तरफ नदी दे रखी है और दूसरी तरफ उस नदी का उद्गम स्थल दे रखा है और जो पहाड़ी वगैरह वहाँ से जहाँ से उद्गम होता है वो दे रखा है, और आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो सोन जो नदी है वो बिल्कुल अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, सही है ये तो भाई। और दूसरा दामोदर नदी जो है वो बुंदेलखंड का पठार, ये गलत है भाई, यहाँ पे गड़बड़ है भाई। और कावेरी नदी है वो ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, बिल्कुल सही है। लेकिन 12 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाएगा कि दामोदर नदी बुंदेलखंड पठार से निकलती है, ये गलत है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 है वो आपके सही रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, 13 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो कूट नंबर 1 आपको दे रखा है, लूनी नदी तंत्र का अधिकांश अपवास क्षेत्र राजस्थान के अंदर है, ठीक है। फिर दे रखा आपको खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, ये भी ठीक है भाई, खारी नदी है वो बनास नदी की सहायक नदी है। और बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, तो ये भी एकदम सही है भाई, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद से। और खारी नदी है वो बनास की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। और लूणी नदी तंत्र है वो अधिकांश अपवा क्षेत्र है वो राजस्थान में बहता है, क्योंकि थोड़ा सा वो कच्छ गुजरात में बहता है लेकिन अधिकांश तो राजस्थान में ही है। तो इसका मतलब है कि कथन है वो तीनों ही सही है। तो इसका मतलब 13 का ऑप्शन नंबर 2 है वो आपके सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ो, कागड़ा और कुल्लू घाटियां किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। तो जो कागड़ा और कुल्लू पर्वत जो घाटियां दे रखी है वो हिमालय पर्वतमाला में स्थित है, यानी कौन सी हिमालय के अंदर स्थित है। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई, जो कागड़ा और कुल्लू घाटियां है वो मध्य या लघु हिमालय, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा कि मध्य हिमालय या उसको लघु हिमालय भी कहते हैं, वहाँ पे आपको कागड़ा और कुल्लू की घाटियाँ मिल जाएगी भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ पर्यटन केंद्र दे रखा है दूसरी ओर स्थान दे रखा है और बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सबसे पहला ही देख लो मेहरानगढ़, तो मेहरानगढ़ तो बीकानेर में नहीं है अभी, बीकानेर में जूनागढ़ है जिसको जमीन का जेवर भी कहते हैं, और ये मेहरानगढ़ तो अपने जोधपुर में स्थित है। तो पहला ही ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। बाकी जसवंतड़ा बिल्कुल सही है, जोधपुर के अंदर है। स्वर्णकोटी टोंक में है, बिल्कुल सही है। रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है, बिल्कुल सही है। लेकिन 15 का ऑप्शन नंबर 1 है वो आपकी गलत हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती है। ये ध्यान रखना भाई, ये कई बार कंफ्यूज करता है कि नहीं पाई जाती है, इस तरह हम पढ़ लेते हैं कि पाई जाती है और सीधे ही गलत आंसर भर देते हैं। तो राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती है। तो पाली में पाई जाती है, जलोर में पाई जाती है, जोधपुर में पाई जाती है, क्योंकि ये तीनों है वो ये पश्चिमी जो यहाँ पे पड़ता है राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र वहाँ के एरिया है। लेकिन जो जयपुर पड़ता है वो पूर्वी मैदानी क्षेत्रों का भाग है, इसलिए वहाँ पे स्टेपी जलवायु नहीं पाई जाती है। तो 16 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि नीचे जो कूट दे रखे हैं उनमें से सही उत्तर का आपको चयन करना है, कौन कौन से कूट सही है। तो देखो भाई पढ़ते हैं कौन कौन से कथन दे रखे हैं आपको। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिमी पछुआ पवनें चलती है, ठीक है भाई। और बी कथन दे रखा है, सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कथन नंबर सी दे रखा है, ध्रुवीय पूर्वी पवनें उप ध्रुवीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है, ठीक है। क्यों, और कथन नंबर डी दे रखा है, व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर होती है। तो इसमें तो भाई आपके कथन नंबर ए और कथन नंबर बी जो सही है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती है, तो बिल्कुल सही है, चलती है उसके अंदर। और दूसरा आपको दे रखा है, सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें हैं वो सबसे नियमित रूप से चलती है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि व्यापारिक पवनें इसलिए नियमित रूप से चलती है, तभी तो इनको व्यापारिक पवनें कहते हैं। क्योंकि भाई पहले जो लोग थे वो इन पवनों की सहायता से देखते थे कि हाँ कौन सी दिशा में कौन सा देश रहने वाला है, इसलिए इन पवनों की सहायता से लोग अपना जो निर्यात आयात करते थे
इसलिए इनको कहते हैं व्यापारिक पौने। तो ये तो बिल्कुल सही है, नियमित रूप से चलती है। तो कथन ए और बी सही है, यानी कि कथन नंबर ऑप्शन नंबर 2 है वो आपके सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहने वाला है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, अलिया बेट अपतटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। यानी कि जो अलिया बेट अपतटीय तेल क्षेत्र है वो निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ पर स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि अलिया बेट जो अपतटीय क्षेत्र है वो खंबात की खाड़ी के अंदर स्थित है। तो 18 का ऑप्शन नंबर 2 आपके सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में मानसून के संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना है, ये कथन किसका है। यानी कि किसने बोला है कि भारत में मानसून के संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो तिब्बत के पठार का गर्म होना है। यानी कि तिब्बत का पठार जब गर्म होता है तो पौने है वो गर्म ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर चलती है, तो पौने इस तरफ आती है तो साथ में बारिश भी लेके आती है। ये कथन किसने बोला है। तो ये कथन कहने वाले हैं अपने पी कोटेश्वरम। तो ये ध्यान रखना भाई, किसने बोला ये कथन। तो पी कोटेश्वर ने कहा है कि तिब्बत के कारण यहाँ पे मानसून वगैरह आते हैं भारत के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। यानी कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो अवरोही का क्रम, अवरोही और आरोही पहले समझ लो आप कि अवरोही दे रखा है, इसका मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला सबसे पहले आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये होता है अवरोही, यानी कि बड़े से छोटे की ओर जा रहे हो अवरोही क्रम, और छोटे से बड़े की ओर जा रहे हो तो वो होता है आपके आरोही क्रम। ठीक है ना भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो इसमें देखना है कि सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है। तो इसमें आपके आ जाएगा थाईलैंड, फ्रांस, इटली और दक्षिण कोरिया। ये जो क्रम दे रखा है ये बिल्कुल सही है, अवरोही क्रम में दे रखा है। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा है, फिर फ्रांस में है, फिर इटली में है, और फिर दक्षिण कोरिया के अंदर जनसंख्या रहती है। तो 20 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, थली, धाटकी, देवड़ावाटी किसकी उपबोलियाँ है। यानी कि थड़ी है, धटकी है, देवड़ावाटी है, ये किसकी उपबोलियाँ रहने वाली है। तो इसमें आपके हो जाएगा भाई मारवाड़ी, क्योंकि थड़ी हमारे इस मारवाड़ को कहते हैं थड़ी क्षेत्र। तो थड़ी मतलब इसी थड़ी क्षेत्र के कारण इसकी बोली है वो थड़ी है, और ये थड़ी किसकी है उपबोली है, तो मारवाड़ी की उपबोली है। तो 21 का ऑप्शन नंबर आपके एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के प्रावधान में कहाँ पर भील आश्रम की स्थापना की। यानी कि जो ठक्कर बापा है, ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वावधान में कहाँ पर भील आश्रम की स्थापना की। तो इसका आपके ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि ऋषभ देव के अंदर उन्होंने भील आश्रम की स्थापना की। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ऋषभ देव के अंदर भील आश्रम की स्थापना किसने की है और किसके तत्वावधान में की है। तो ध्यान रखना, ठक्कर बापा ने की है और भील सेवा समिति के तत्वावधान में की है। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी वापस आ सकते हैं। तो 22 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया है। यानी कि कौन सा स्थान है जहां पे मानसिंह ने मुगलों के सेना का नेतृत्व नहीं किया, वो आपको बताना था। तो 23 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा कि उत्तर पश्चिमी जो प्रांत थे वहाँ पे मानसिंह कभी नहीं गया। भाई काबुल के अंदर बिल्कुल गया था, बंगाल में भी गया था, मालवा भी गया था, लेकिन उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर ये कभी भी नहीं गया था। तो 23 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, निम्नलिखित में से किस अवसर पर काकन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है। तो काकन डोरडा भाई आप सभी को पता है, राजस्थानी लोग हो और शादी विवाह में जाते ही हो आप लोग, तो वहाँ पे कहते हैं ना काकर डोरडा बांध दो भाई। तो काकर डोरडा है वो विवाह से संबंधित है, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके सही रहने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। यानी कि राजपूताना मध्य भारत सभा जो थी उनके प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उनके अध्यक्ष कौन थे। यानी कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जमनालाल बजाज। तो ये भी ध्यान रखना भाई, गांधी जी के जो 5 पुत्र के रूप में जाने जाते हैं जमनालाल बजाज जी, वो ही थे जो राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, निम्नलिखित में से दयाल दास की रचनाएं कौन सी है। यानी कि इनमें से दयाल दास के द्वारा रचित जो रचनाएं उनको छांटना था। तो इसमें देखो, बीकानेर रे राठौड़ारी ख्याल, बिल्कुल दयाल दास रही है ये तो, बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात, और देश दर्पण, बिल्कुल बीकानेर के बारे में बताया गया था उन्होंने कि देश का दर्पण क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। तो देश दर्पण भी अपने दयाल दास जी की है। और आर्या खयान कल्पद्रुम, बिल्कुल ये भी अपने दयाल दास जी की रचना है। तो इसका मतलब 26 में तीनों ही सही है। तो ए, बी और सी तीनों जो कथन है, तीनों जो रचना दे रखी है वो दयाल दास जी की रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है, निम्नलिखित में से किस जिले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है। यानी कि किस जिले को सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। तो इसमें तो सीधा आ जाएगा अपने नाहरगढ़ दुर्ग, क्योंकि नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं।
और इसमें क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 1 आपके सही हो जाएगा। और इस दुर्ग के आगे जो छतरी बनी, जो एक कैसे कहते हैं कि नार सिंह भोमिया जी की छतरी बनी हुई है, जो दुर्ग बना रहे थे तब उन्होंने कई बार दुर्ग जब बन रहा था, थोड़ा सा बनता तो रात के समय दुर्ग वापस ढह जाता, तो उन्होंने बाहर एक छतरी बना के फिर नार सिंह जी भोमिया जी को वहाँ पर बैठाया और फिर इस दुर्ग का निर्माण संभव हो सका। तो 27 में ऑप्शन नंबर 1 आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई, निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में फर्रुख फाल का चित्र मिलता है? फर्रुख फाल का चित्र कौन सी चित्रशैली मिलता है जिस पर आसिफ खान रो बेटा लिखा हुआ है? यानी कि एक फर्रुख खान का चित्र मिलता है जिसके ऊपर आसिफ खान रो बेटो लिखा हुआ मिलता है, मतलब ये शब्द ऐसा अंकित किया हुआ है। तो इसमें आपके आ जाएगा मेवाड़ के अंदर। आसिफ खान है वो मेवाड़ का सेना का सेनापति था, तो वहीं से मिलेगा उनका भी। तो मेवाड़ चित्रशैला की शैली के अंदर फर्रुख फाल का चित्र मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है आसिफ खान रो बेटो। तो 28 का ऑप्शन नंबर 4 आपके सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? यानी कि किशनगढ़ की जो राजकुमारी है चारुमती, उनका संबंध अगर निम्नलिखित में से देखा जाए तो किससे आता है? तो चारुमती आपको पता ही है, राज सिंह जी के पास आई थी कि उनकी शादी औरंगजेब से हो रही है, तो वो राज सिंह जी के पास आती है और राज सिंह जी ने उनसे फिर शादी कर ली थी। इस वजह से औरंगजेब और राज सिंह के मध्य कई सारे युद्ध भी हुए थे। तो ये ध्यान रखना भाई, चारुमती का संबंध जो है वो मेवाड़ के राज सिंह से रहेगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई, निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया? यानी कि 1916 के अंदर जो बिजोलिया किसान पंचायत थी उनका सरपंच नियुक्त किया गया, तो वो कौन रहने वाले हैं? तो वो आ जाएंगे अपने मन्ना लाल जी पटेल साहब। यानी कि मन्ना लाल जी पटेल साहब को सरपंच बनाया गया था 1916 के अंदर, और बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच मन्ना लाल जी पटेल साहब बने थे भाई। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो भाई, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथ के अध्ययन की अनुशंसा की है? उन्होंने कहा है कि भी बौद्ध अशोक के जो बौद्ध ग्रंथ है उनके अध्ययन की हमें बात कहाँ से पता चलती है? तो इसमें आपके हो जाएगा बैराट के अभिलेख। बैराट से जो अभिलेख मिले हैं वहाँ से पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की भी और बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और उसके ग्रंथ भी पढ़े थे। तो 31 का ऑप्शन नंबर 1 आपके सही हो जाएगा, बैराट ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है। यानी कि गुलाब श्याम का जो वैष्णव मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आपके आ जाएगा गोगुंदा के अंदर। गोगुंदा उदयपुर के अंदर गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है भाई, गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर कहाँ स्थित है? तो गोगुंदा के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? किस अभिलेख के अनुसार? तो शिवालिक अभिलेख के अनुसार बताना था कि गजनी के जो अमीर खुसरो शाह था उसको हराने वाला चौहान शासक कौन था? तो 33 का ऑप्शन नंबर 2 आपके सही हो जाएगा कि विग्रह राज चतुर्थ जो है वो चौहानों में बहुत ही ज़्यादा प्रतापी शासक हुआ था, तो उन्होंने ही गजनी के अमीर खुसरो को पराजित करके वापस भेज दिया था, ये शिवालिक अभिलेख के अकॉर्डिंग। ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाकना शैली में किया जाता है? तो थाकना शैली में तो भाई आपको पता ही है ढोल नृत्य किया जाता है। जालोर साइड में यहाँ पे होते हैं ढोल नृत्य जो कि थाकना शैली में बजाया जाता है और उसे थाकना शैली का नृत्य ही कहते हैं। तो ढोल नृत्य जो है वो थाकना शैली में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखो भाई, फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी का संबंध है? यानी कि फैजल अली खान नामक एक शासक था जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, तो उनका संबंध कौन से ठिकाने से है? तो वो आपके 35 का विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा कि जो ढूंढलोद ठिकाने थे वहाँ से अपने फैजल अली खान आते हैं और बहादुर शाह की हेल्प भी करते हैं, लेकिन किस्मत से क्या आता है बहादुर शाह हार जाते हैं और बहादुर शाह को यहाँ से रंगून बर्मा भेज दिया जाता है और उनकी जो बेगम है जीनत बेगम उनको भी वहीं साथ में भेज देते हैं। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनको दफन करने के लिए अपने देश में 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली थी, और ऐसा भी उनके बारे में कथन कहे जाते हैं कुछ कवियों के द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 35 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, ढूंढलोद ठिकाने से संबंधित है फैजल अली खान। ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान निम्न में से कहाँ का शासक था? फैजल अली खान ढूंढलोद ठिकाने के शासक थे, तो बताओ कि ताज खान जो महाराणा प्रताप के गठबंधन में थे उनका संबंध है वो कौन से ठिकाने से रहने वाला है? तो ताज खान का संबंध है भाई जालोर से। आपके ताज खान है वो जालोर का शासक था उस समय, तब उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ गठबंधन करके और मुगल सेना के सामने लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 37 देखो, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है, यानी कि जिनका जीवन है वो गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, उन वीर लोक देवताओं को बताना था।
तो इसमें आपके रहने वाला है विकल्प नंबर तीसरा, यानी कि जो चारों ही देव देवता है जो ऊपर दे रखे हैं, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और देव जी, इन चारों का संबंध है वो गौ रक्षा से संबंधित है भाई। इन चारों ने भी गायों की रक्षा करते हुए अपने जान की परवाह किए बगैर गायों की रक्षा की थी। तो 37 का विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, राजस्थान को सुनील टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला है? यानी कि राजस्थान से जो सुनील टप्पा है इसको पहले दूसरे राज्य में मिला दिया गया था, लेकिन फिर एक समिति बनी और उसने सिफारिश की कि नहीं, सुनील टप्पा जो है वो राजस्थान में मिलना चाहिए। तो ये कौन सी समिति की सिफारिश पर अपने राजस्थान में मिला है? तो इसमें आपके आ जाएगा भाई 38 का विकल्प नंबर 2, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर सुनील टप्पा को राजस्थान के अंदर मिलाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना कि सुनील टप्पा को कौन सी समिति की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, संत माव जी के चौपड़ों की भाषा है, यानी कि जो संत माव जी है उनके जो चौपड़े लिखे गए हैं जो कि दीपावली के अवसर पर बाहर निकाले जाते हैं, वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो भाई माव जी आप सबको पता है मेवाड़ साइड में रहने वाले थे, तो मेवाड़ साइड में है वो कौन सी भाषा चल रही थी? बागड़ी चल रही थी। तो ऑब्वियसली बात है कि बागड़ी भाषा में लिखा होगा। तो भाई संत माव जी के जो चौपड़ों की भाषा है वो बागड़ी रहने वाली है, ठीक है ना भाई, मेवाड़ी नहीं है, बागड़ी भाषा के अंदर लिखा गया है। तो 39 का विकल्प नंबर 3 आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशीर वाद्य यंत्र यानी कि जिनको फूंक देकर बजाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे फूंक देकर नहीं बजाया जाता है? तो इसमें आपके आ जाएगा बपंग। बपंग जो है वो फूंक देकर नहीं बजाया जाता है, ये सबसे अलग रहने वाला है। बाकी सितारा है वो फूंक देकर, नड़ है वो फूंक देकर, मसक है वो भी फूंक देकर बज जाती है, लेकिन बपंग जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? यानी कि 1956 के बाद अगर देखा जाए तो कितने राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त भार दिया गया? तो ये कितनी बार दिया गया? तो भाई ये 9 राज्यों के राज्यपालों को अभी तक दिया जा चुका है कि राजस्थान का कार्यभार आप संभालो। यानी कि उस समय राज्यपाल का पद रिक्त था, इसलिए जो पास में जो राज्यपाल रहते थे सॉरी, उनको फिर ये कार्यभार दिया गया। तो अब तक 9 बार ये ऐसे कर चुके हैं कि दूसरे राज्यों के राज्यपालों को सौंपा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, तो भाई क्वेश्चन नंबर 42 देखो, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि नीचे कुछ कोड दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत ये जो कानून बने हैं वो कौन से संविधान से बने हैं, तो इसमें आपको बताना था। तो सबसे पहला देखो क्या दे रखा है, निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता। तो निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता है वो 42वें संविधान संशोधन से ये अधिकार मिला है कि अगर किसी के पास वकील करने का पैसा नहीं है तो बाकायदा उसको सरकार के द्वारा निःशुल्क रूप से वकील प्रोवाइड करवाया जाएगा और वो वकील उसका केस लड़ने वाला है। तो निःशुल्क कानूनी सहायता तो संविधान संशोधन 42 हो जाएगा। और आय असमानता को न्यूनतम करना, तो इसके लिए आ जाएगा आपके संविधान संशोधन 44वां, यानी कि ए में 3 आ गया पहले 2 में और बी में 2 आ गया इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहने वाला है। और फिर आता है सहकारी संघों का सर्वोच्च स्वैच्छिक निर्माण, तो इसमें आपके रहने वाला सी में रहने वाला है 4 नंबर, यानी कि सी का आ जाएगा 57वां संविधान संशोधन है, उसने बोला है कि सहकारी संघों का जो उल्लेख है वो बिल्कुल 97वें संविधान संशोधन में किया गया है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल के लिए तो इसमें आ जाएगा आपके 86वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, निम्न में से कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? यानी कि नीचे कुछ मुख्यमंत्रियों के एक समूह दे रखे हैं, उसमें से बताना है कि कौन से मुख्यमंत्री 3 बार या फिर 3 से अधिक बार रहे हैं। तो इसमें आपके विकल्प नंबर 1 ही सही हो जाएगा कि भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया, ये तीनों ऐसे मुख्यमंत्री है जो 3 बार या फिर 3 बार से अधिक बार मुख्यमंत्री रहने का इनको अवसर मिल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखो, समिट ऑफ फ्यूचर क्या है? तो समिट ऑफ फ्यूचर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन है, यानी कि इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो समिट ऑफ फ्यूचर क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन रहने वाला है, यानी कि भविष्य को लेकर जो नीतियां वगैरह बनाई जा रही है उसके तहत ये सम्मेलन करवाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्तावित किया गया कि वाइसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? यानी कि इसमें ये ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने फिर उस समय चेंज किया था कि जो ये वाइसराय की कार्यकारी परिषद होती है इसमें गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अलावा, यानी कि इन 2 पर तो अंग्रेज ही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य शामिल हो सकते हैं। तो ये कौन से प्रस्ताव के बाद ऐसा कहा गया? तो 45 के अंदर आपके आ जाएगा वेबल योजना जो आई थी उसके बाद ये प्रावधान हुआ था
कि बिल्कुल अब जो वायसराय की कार्यकारी परिषद होगी, जो भारतीयों के लिए जो कानून व्यवस्था बनेगी, उसमें भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा। तो कौन सी योजना थी? तो वेबल योजना, ये ध्यान रखना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है, सरकार द्वारा 3 कठिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए 5 आयोग में किसको सदस्य बनाया गया था? जो जांच आयोग था उसमें किसको सदस्य बनाया गया? नीचे कुछ नाम दे रखे हैं और सरकार ने कठिया व्यवस्था के लिए एक आयोग भेजा है और उसके अंदर निम्न में से कौन है वो सदस्य थे? तो इसमें आपके आ जाएगा महात्मा गांधी। यानी कि 46 के अंदर जो कठिया व्यवस्था के लिए जांच आयोग भेजा था उसमें महात्मा गांधी जी थे वो सदस्य थे भाई। बाकी इसमें जेपी कृपणन नहीं थे, महादेव देसाई भी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी जी जो थे राष्ट्रपिता साहब वो इसमें शामिल थे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? आपको गलत कथन की पहचान करनी है। तो देखो भाई कौन सा कथन गलत है, पढ़ते हैं। राजस्थान की तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक संख्या में निजी सदस्य विधेयक पेश किए गए। बिल्कुल सही बात है, निजी सदस्य विधेयक पेश किए गए, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत नहीं है। तो राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958 राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित निजी सदस्य विधेयकों में से एक है, बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा ने अपने विधायिक कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी विधेयक पारित होते देखा है। नहीं, एक तो क्या होता है, बहुत सारे निजी विधेयक पारित हो रखे हैं यार, ये तो गलत है। यानी कि यही आपके गलत दे रखा, एक नहीं हुआ है, कई बार निजी विधेयक पारित हुए हैं। और चौथा दे रखा है, 13वीं से 15वीं विधानसभा में कोई भी निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किए गए। बिल्कुल 13वीं से लेकर 15वीं के बीच नहीं किए गए, लेकिन उससे पहले बहुत सारे पेश किए गए। यानी कि आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत रहने वाला है, बाकी सभी सही है। तो 47 का विकल्प नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48 देखो भाई, 2024 में आयोजित सामान्य चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों से संबंधित सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए जो कूट है उसका सही उत्तर का चयन भी कीजिए। तो सबसे पहले दे रखा है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी को 2024 के अंदर आप देखोगे कि 37 सीटें प्राप्त हुई थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो ऑल इंडिया तृणमूल जो कांग्रेस थी उनको 29 सीटें प्राप्त हुई थी। यानी कि ए में 3, तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और बी में 1, तो बी में 1 आपके इसमें नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 1 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही रहने वाला है कि जो द्रविड़ मुनेत्र कड़कम है इनको मिली थी 22 सीटें और तेलुगु देशम पार्टी है इनको मिली थी 16 सीटें। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को मिली है 29 सीटें और द्रविड़ मुनेत्र कड़कम यानी कि डीएमके को मिली है 22 सीटें और तेलुगु देशम पार्टी को मिली है 16 सीटें। तो 48 का ऑप्शन नंबर 4 आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49 देखो, राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की जाती है? यानी कि जो राज्यपाल के द्वारा एक पहल चलाई जा रही है राजस्थान में, स्मार्ट विलेज पहल, यानी कि जो गांव है वो स्मार्ट होने चाहिए। तो उसके तहत जो ये चल रही है कौन सी संस्था के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो इसमें आपकी आ जाएगा विकल्प नंबर 4, यानी कि जो राज्य विश्वविद्यालय है वो इनको संचालित कर रहे हैं। तो स्मार्ट विलेज पहल सबसे पहले पूछेंगे किसके द्वारा जारी की गई? तो ये राजस्थान के राज्यपाल की पहल है, उन्होंने इसको शुरुआत की थी और इसका जो कार्यान्वित किया जा रहा है कौन सी संस्था के द्वारा? तो राज्य विश्वविद्यालयों के द्वारा टाइम पे कुछ योजना वगैरह, कुछ कार्यक्रम वगैरह, ताकि लोगों को जागरूक करें, उनको स्मार्ट बनाया जाए, ठीक है ना। तो 49 का ऑप्शन नंबर 4 आपके सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखो भाई, राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जा सकती? यानी कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष है उसमें कौन से क्षेत्र है वो शामिल नहीं है, वो आपको बताना था। तो देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो विशेष रूप से महिला को लगी गंभीर चोटों के पीड़ितों को उपचार सहायता, आकस्मिक दुर्घटना के कारण हानि एवं मृत्यु से पीड़ित गरीब को सहायता, बिल्कुल मृत्यु से पीड़ित गरीब है तो उसको मिलेगा भी। आपदा, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता बिल्कुल मिलेगी। युद्ध एवं अन्य अभियानों में शहीद सैनिक या घायल सैनिकों के साथियों को सहायता बिल्कुल इसमें मिलती है। तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है वो बिल्कुल स्वीकृत नहीं है, इस क्षेत्र में शामिल नहीं आता है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से उसको हेल्प की जाए, लेकिन बाकी तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो 50 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, निम्नांकित कथनों को पढ़िए और सही कथन या कथनों को नीचे दिए गए कोट में से चिन्हित कीजिए। यानी कि कुछ कोट दे रखे हैं उसको पढ़िए और सही कोट को चिन्हित कीजिए। तो सबसे पहला कथन दे रखा है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग अगस्त 2000 से क्रियाशील हुआ है। अच्छा। कथन नंबर 2 आपको दे रखा है, वर्तमान में श्री अशोक कुमार गुप्ता राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र सदस्य है। अच्छा जी। और तीसरा आपको दे रखा है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के विनियम 2001 वर्ष से प्रभावी हुए हैं। बिल्कुल ये तो सही है अभी, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर या कथन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। और मानवाधिकार आयोग 2000 से शुरू हुआ, ये गलत है। और अशोक कुमार गुप्ता भारत
गुप्ता राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के एकमात्र सदस्य हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। तो विकल्प नंबर 1 आता है वो सी के अंदर है, केवल कथन सी आपका सही है। तो 51 का ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखो भाई क्या दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधि में भारत के योगदान से संबंधित सही कथन को पहचानिए। यानी कि भारत के योगदान के लिए कौन सा कथन है वो सही है। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही और यूएनएससी संकल्प 257 के 257 के अनुसार शुरू की गई थी। तो ये भी सही है। तो यानी कि विकल्प नंबर 3 है वो आपके सही रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखो भाई, निम्न में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि कौन सा मूल अधिकार है जिसे केवल भारत के नागरिक ही दावा कर सकते हैं। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो केवल भारत के नागरिक ही इसका दावा कर सकते हैं, बाकी कोई इसका दावा नहीं कर सकता है। बाकी जीवन एवं स्वतंत्रता की रक्षा बिल्कुल सभी कर सकते हैं। निश्चित मामला में गिरफ्तार हिरासत बिल्कुल सभी के लिए है, और कानून के समक्ष समानता ये भी सभी के लिए है। लेकिन भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 के अंदर दे रखा है वो केवल भारत के नागरिकों को ही इसका अवसर मिलता है। यानी कि 53 में ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है। यानी कि कुछ नीचे सिद्धांत दे रखे हैं, इसमें बताना था कि कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें देखो सी ऑप्शन है वो रहने वाला है कि बंधुत्व और पारस्परिक लाभ वाला जो है वो पंचशील का सिद्धांत नहीं है। जबकि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्च सत्ता के लिए परस्पर समान की भावना, अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ये सब है, लेकिन बंधुत्व और पारस्परिक लाभ के लिए इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। 54 का विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखो भाई, निम्नांकित में से कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया। यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता जो समितियां थी उनको समाप्त कब किया गया। तो इसका आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 6 जनवरी 2000 के अंदर ये सतर्कता समितियों को समाप्त कर दिया गया। तो 55 का विकल्प नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 56 देखो भाई, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 2 है सही हो जाएगा कि इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग किया है और यह क्रिप्स मिशन के तहत किया गया। ये कथन गलत है। बाकी 1935 के तहत सारे कथन सही है कि 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी, बिल्कुल सही है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और भारतीय राज्य शामिल थे। ठीक है भाई। और अधिनियम द्वारा परिकल्पित प्रांतीय स्वायत्तता की योजना में प्रत्येक प्रांत में एक कार्यकारी और विधायिका का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। अधिनियम के तहत प्रांतों को पहली बार अलग संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ो। 57 दे रखा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाली अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है। तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर 1 कि अनुच्छेद 320 का जो 3 नंबर है वो इसके तहत आपके परामर्श प्रावधान रहने वाला है। 57 का विकल्प नंबर 1 हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक हितों के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना देनी होगी। तो किसको वो लिखित सूचना देगा। तो जो मंत्री वगैरह है जिसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हो उसके जो प्रमुख सचिव है उसको सबसे पहले लिखित रूप में सूचना देनी है कि ये जो काम है, ये मेरे एरिया में ऐसा काम या ऐसी घटना हो गई है, इस पर जरा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना है। तो ये आप सबसे पहले मुख्य सचिव जो प्रमुख सचिव है उससे संपर्क करना होगा। तो 58 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, भारत के वे राष्ट्रपति कौन है जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद से सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे। यानी कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जिनके कार्यकाल के अंदर सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन नहीं अध्यादेश बनाए जाने के रिकॉर्ड है। तो इसमें आपके आ जाएगा डॉक्टर दया शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो थे वो भाई उनके कार्यकाल के अंदर सबसे ज़्यादा अध्यादेश लागू किए गए थे भारत के अंदर। ठीक है ना। तो कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 59 का विकल्प नंबर 4 आपके सही हो जाएगा। शंकर जी के शासन में सबसे ज़्यादा अध्यादेश लगे थे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 60 देख लो भाई, राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कोट में से सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो सही कथन का चयन करना था आपको। तो इसमें आप देखो पढ़ो सबसे पहले कथन 1, 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे, बिल्कुल सही बात है। 1952 में जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले 160 सदस्य अपने विधानसभा में बैठे थे। तो बिल्कुल ये तो सही बात है भाई। फिर आते हैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों को प्रथम बार 1956 में बनाया गया। बिल्कुल कार्य विधानसभा संबंधी जो नियम वगैरह बनाए थे, नियम और रूल्स वगैरह जो बने थे वो 1956 में बनाए गए। राजस्थान विधानसभा की 22 स्थायी समितियां हैं, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान विधानसभा की कितनी स्थायी समितियां हैं, तो 22 स्थायी समितियां बनाई जा चुकी है।
यानी कि विकल्प नंबर 1 जो है वो आपके सही रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का विकल्प नंबर 1 यानी कि ए, बी और सी तीनों कथन सही है भाई आपके। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 61 देखिए, राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस ओलंपिक 2024 की किस स्पर्धा में भाग लिया था? यानी कि राजस्थान के जो हमारे श्याम सुंदर जी है उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 की कौन सी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था? तो इसमें आपके आ जाएगा तीरंदाजी के अंदर। यानी कि श्याम सुंदर जी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से संबंधित रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का विकल्प नंबर 3 आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखो भाई, हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले में से है। यानी कि जो हरियालो राजस्थान चलाया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, जो कि 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके तहत सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले कौन से हैं? तो वो आपके आ जाएंगे बीकानेर और जैसलमेर। क्योंकि भाई जहाँ पे सबसे कम है पौधे, वहीं से लोगों में उत्साह रहेगा कि भाई यार ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए, और पौधे लगाएंगे तो प्रकृति को बचाया जाएगा। और पौधे लगाना बहुत ही अच्छी बात है भाई। मैं तो कहता हूँ जो बारिश का मौसम चल रहा है और जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वीडियो, सभी अपने घर एक एक पौधा जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 1 आपके सही हो जाएगा अभी। और मास्टर बनने के बाद जब आप स्कूल में जाओगे तो वहाँ पर भी प्रत्येक साल आपको प्रोग्राम रखना है और प्रत्येक गांव वालों को इकट्ठा करना है और सबको बोलना है कि पेड़ों के प्रति जागरूक करना है और पौधे लगवाने हैं आपको, ठीक है ना। ये शपथ आज ही कर लो कि टीचर बनते ही पेड़ पौधों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और बच्चों को बिल्कुल पढ़ाएंगे, जोरदार पढ़ाएंगे। ऐसे नहीं कि आज की जो लोगों की थिंकिंग है ना कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है, ये नहीं होती है, वो नहीं होती है, आपको यही सोच चेंज करनी है, ठीक है ना। सबसे अधिक पढ़ाई कहीं हो रही है तो गवर्नमेंट स्कूल में होनी चाहिए। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 62 का विकल्प नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, एनटीपीसी भैंसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई थी? यानी कि एनटीपीसी के द्वारा जो भैंसारा सौर परियोजना चालू की जा रही है वो राजस्थान के कौन से जिले में चालू की गई? इसमें आपके आ जाएगा जैसलमेर के अंदर। यानी कि सौर परियोजना है भाई, तो सौर परियोजना आपको पता है जैसलमेर के अंदर लगती है। सौर है, पवन है, क्योंकि सर्वाधिक हवा वगैरह देखी जाए, सर्वाधिक तापमान देखा जाए तो जैसलमेर साइड ही है, तो ये आपके हो जाएगा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 64 देखो भाई, हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वप्रथम पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणियों में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया है। देवमाली किस जिले में स्थित है? तो देवमाली कौन से जिले में स्थित? देवमाली आ जाएगा आपके ब्यावर के अंदर। तो देवमाली स्थान है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से जिले में आता है? तो ब्यावर के अंदर आता है भाई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 64 का विकल्प नंबर 2 आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? यानी कि ओम जी जो माथुर साहब है उनको हाल ही में जो 2024 का सेकंड ग्रेड हुआ उससे तुरंत जस्ट पहले, लगभग 2 या 3 महीने पहले ही ये राज्यपाल नियुक्त किया गया था ओम माथुर को। ये कौन से राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए थे? तो इसमें आपके आ जाएगा सिक्किम के, यानी कि सिक्किम राज्य के राज्यपाल बने थे ओम जी माथुर, ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 65 का विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? यानी कि राजस्थान की जो पर्यावरण संबंधी जो कार्य कर रही है समितियां, उनमें पर्यावरण संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें आपके आ जाएगा डॉक्टर दयाराम परमार। डॉक्टर दयाराम परमार जो है वो पर्यावरण संबंधी समितियों के अध्यक्ष भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए अनुदान दिया जाता है, इसके लिए निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन नंबर ए आपको दे रखा है, राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए जा रहे अनुदान में हाल ही में 10% की वृद्धि की घोषणा की है। बिल्कुल सही, 10% की वृद्धि की घोषणा कर दी गई है कि पहले जितना अनुदान जा रहा था उसका 10% बढ़ाकर अनुदान देंगे। और दूसरा है कि यह सहायता सभी तरह के गोवंशों को 1 वर्ष में 330 दिन के लिए दी जाती है। ये कथन गलत है अभी, यानी कि ए कथन सत्य है और बी जो है वो असत्य है। तो यानी कथन विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। तो 67 का विकल्प नंबर 1 आपका करेक्ट रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 68 देखो, 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो 67 में विकल्प नंबर 1 आपके सही हो जाएगा। जो दीपेश चौधरी है उसने 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में लड़कों में भाला फेंकने की प्रतिस्पर्धा में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कौन है भाई? तो दीपेश चौधरी साहब है। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? यानी कि जो ये स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना की घोषणा बजट 2024-25 में हुई है, इसके तहत कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इसमें आपके हो जाएगा सवाई मान सिंह स्टेडियम के अंदर, जयपुर के अंदर। यानी कि सवाई मान सिंह स्टेडियम में स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो 69 का विकल्प नंबर 4 है वो आपकी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखो,
निम्न में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? यानी कि राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का अवसर किसको मिला है? तो इसमें आपके आ जाएगा रवनीत सिंह बिट्टू को। यानी कि राजस्थान के जो रवनीत सिंह बिट्टू है उनको राज्यसभा का सदस्य चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो भाई, वर्ष 2023-24 में विश्व ने सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक क्या है? यानी कि विश्व के अंदर सेवाओं की निर्यात के अंदर भारत की रैंक क्या आई है? तो इसमें आपके आ जाएगी भारत है वो 5वें स्थान पर रहा है। यानी कि 71 का विकल्प नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? यानी कि 2023 के लिए कौन सा लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें आपके आ जाएगा विकल्प नंबर 1, यानी कि भारत के कुल निर्यातों को 2023 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये भी ध्यान रखना है 72 का, भारत के कुल निर्यातों का 2023 तक कितना टारगेट है? तो 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है ना भाई? तो 72 का विकल्प नंबर 1 आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? यानी कौन सी संस्था है जो आयात और निर्यात के लिए प्रोत्साहन देने के लिए वित्त की सहायता देती है? तो इसमें आपके आ जाएगा भारतीय निर्यात आयात बैंक। नाम से पता चल रहा है कि भारतीय निर्यात आयात जो बैंक है वो इनको वित्त की सहायता उपलब्ध करवाती है। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति संबंधित है। यानी कि जो स्वर्णिम रेशा क्रांति है वो कौन से उत्पाद से संबंधित है? तो इसमें आपके आ जाएगा जुट के उत्पाद से संबंधित है। यानी कि स्वर्णिम रेशा क्रांति का जो चली जा रही थी वो अपने जुट से संबंधित रहने वाली है अभी। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 74 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, भारत में निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदाता है? यानी कि कौन सा उद्योग देखा जाए तो सबसे अधिक रोजगार दे रहा है? तो वो आपके आ जाएगा टेक्सटाइल जो उद्योग है वो सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग है भाई। तो 75 का विकल्प नंबर 1 आपके सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 76 देखो, भारत के कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपके आ जाएगा विकल्प नंबर 4, यानी कि एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकने के लिए सरकार है वो एक निश्चित कीमत रखती है कि भाई हाँ ये इतने क्विंटल के हिसाब से हम लेने वाले। जैसे मूंग रखा है कि भाई 8,500 रुपये की क्विंटल से हम लेंगे, तो 8,500 से कम तो उनकी कीमत नहीं गिरेगी भाई, चाहे कितना ही उसकी बुआई हो जाए। तो इसलिए सरकार है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP रखी जाती है भाई। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 76 का विकल्प नंबर 4 है वो आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, विनिवेश से तात्पर्य क्या है? तो विनिवेश से तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच देना। यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे उनको निजी क्षेत्र में बेच देना, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर देना, पूंजीवादी की ओर बढ़ जाना, वो होता है विनिवेश करना भाई। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 77 का विकल्प नंबर 1 आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा है? तो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा है? तो इसमें आपके आ जाएगा विनिर्माण। यानी कि विनिर्माण जो केंद्र है वो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र क्षेत्र है। तो 78 का विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि 2023-24 में भारत में सर्वाधिक गेहूं कहाँ पे उत्पादित हुए हैं? तो वो आपके आ जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। यानी कि यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा है वो गेहूं उत्पादित किया गया अभी। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, निम्न में से कौन से वर्ष में भारत में प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई थी? तो भारत में प्रथम विदेश नीति जारी करने का वर्ष है 1992। यानी कि 1992 के अंदर भारत में प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, सेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार, बहिर्मुखी और स्नेही है? यानी कि सेल्डन के अनुसार अगर देखा जाए तो कौन सा व्यक्तित्व है वो मिलनसार होता है, बहिर्मुखी होता है और स्नेही होता है? तो इसमें आपके आ जाएगा विकल्प नंबर 3, यानी कि एंडोमॉर्फिक जो व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो तो मिलनसार होंगे, एक बहिर्मुखी होंगे यानी कि जो भी बात होगी बोल देंगे, यानी कि मुंह फटा आदमी होंगे, और सने वाले होंगे यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग होते हैं। तो वो कौन से व्यक्तित्व है? एंडोमॉर्फिक प्रकार के लोग। ठीक है ना भाई? तो 81 का ऑप्शन नंबर 3 आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको देखना कि कौन सा कथन है वो सही रहने वाला है। तो पहला कथन दे रखा है, जीन पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अब जीन पियाजे ने कहा था कि जो आत्मसातकरण होता है वो अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। और किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता संरक्षण कहलाती है। क्षमता संरक्षण कहलाती है, ये नहीं होता भाई, ये गलत है, यानी कि बी गलत हो जाएगा। तो ए और सी आपके सही रहने वाला है। तो विकल्प नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का विकल्प नंबर 2, यानी कि सी में दे रखा देखो, व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम कहा जाता है, बिल्कुल सही है, स्कीमा और
स्कीमा कहा जाता है। तो क्वेश्चन का 82 का विकल्प नंबर 1 और कथन नंबर सी दोनों सही है, तो आपके विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखो भाई, सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना होगा। यानी कि सिखाने के तरीके में अगर देखा जाए तो शिक्षक कौन से बदलाव करे ताकि लोग जो बच्चे हैं वो ज़्यादा रुचि से पढ़ाई करें। तो इसमें आपके आ जाएगा ए, बी और सी, यानी कि विकल्प नंबर तीसरा हो जाएगा कि उसमें चर्चा का उपयोग करे, लोगों के बीच में, बच्चों के बीच चर्चा करे कि भाई इस टॉपिक को बताओ आपके कथन क्या है। और दूसरा आ जाएगा कि सुनिश्चित करे कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए, यानी कि जो नॉर्मल बेसिक है वो बच्चों के क्लियर है, उसके बाद पढ़ाना चाहिए। सी दे रखा है कि अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता होनी चाहिए, अनुक्रमिक कार्यों में बच्चों की निपुणता होनी चाहिए, उसके बाद ही अगला टॉपिक शुरू करना चाहिए। तो 83 में हो जाएगा आपके विकल्प नंबर ए, बी और सी तीनों ही सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन 83 का विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दे रखा है, देखो दे रखा है, ब्रुक्स एवं ब्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी शिक्षक का लक्षण नहीं है। यानी कि नीचे कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि ब्रुक्स एवं ब्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित लक्षण नहीं है। तो इसमें आपके आ जाएगा तीसरा जो लक्षण है वो ब्रुक्स एंड ब्रुक्स का नहीं है कि बंद प्रश्न पूछकर शिक्षार्थियों की परीक्षा को प्रोत्साहित करे। ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा ब्रुक्स एंड ब्रुक्स ने नहीं कहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। यानी कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है जैसा कि डेविड आशुबेल द्वारा प्रत्याशित किया गया। तो इसमें आपके आ जाएगा 4 नंबर विकल्प। यानी कि डेविड आशुबेल ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि प्यार और अपनापन दिखाओ, ऐसा कभी उसने बोला नहीं है। इसलिए उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक कौन सा नहीं है, तो प्यार और अपनापन जो है वो इसका घटक नहीं रहने वाला है आशुबेल के अनुसार। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर 4 आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 86 में दे रखा है आपको, बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उपनिरीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण है वो सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपके देखो आ जाएगा ए है वो शामिल है, सी है वो शामिल है और डी है वो भी शामिल है कि नवीन संबंध होना चाहिए बिल्कुल, और परिणाम परीक्षण होना चाहिए बिल्कुल, और अप्रचलित उपयोग परीक्षण भी होना चाहिए। यानी कि आपके आ जाएगा ए, सी और डी। तो 86 का विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिवृत्ति का एक घटक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिवृत्ति का घटक नहीं है, तो इसमें आपके आ जाएगा विकल्प नंबर 3 कि लंबात्मक घटक जो है वो अभिवृत्ति का घटक नहीं रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 88 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। यानी कि कौन सी विशेषता है वो एक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की नहीं रहती है। तो इसमें आ जाएगा विकल्प नंबर 1 कि सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है। नहीं, जो होशियार बच्चा होगा वो सीमित में तो क्या प्रश्न पूछेगा, वो अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि टीचर का जीना आराम कर देगा भाई वो तो। इसलिए ये वाला विकल्प है वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता नहीं होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 89 देखो भाई, जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार के समायोजन तंत्र को क्या कहते हैं। यानी कि बच्चा बोलता है कि मैं लेट हुआ हूँ लेकिन मेरी वजह से लेट नहीं हुआ हूँ, जो रास्ते में भीड़ वगैरह है उसकी वजह से लेट हुआ हूँ। तो ये वाला जो समायोजन तंत्र है वो क्या किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपके 89 में आ जाएगा भाई विकल्प नंबर 2 यानी कि औचित्य स्थापन, यानी कि बहाने बनाना कि भाई मेरी वजह से लेट नहीं हुआ हूँ, ये वगैरह वो वगैरह ऐसे। ठीक है ना। तो 89 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर 2 आपके सही हो जाएगा कि वो औचित्य स्थापन तंत्र को के प्रकार है, इसमें आता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 देखो कि निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो इसमें आपके आ जाएगा विकल्प नंबर 3 यानी कि आत्मसात जो है वो आपके इसमें सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 90 का विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 91, एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं दिया जाता या नहीं प्राप्त होता है तो वे कमजोर होते हैं, कहलाता है। तो ये नियम क्या कहलाता है। तो इसमें आपके आ जाएगा विकल्प नंबर 3 कि प्रभाव का नियम। यानी कि अगर आप तारीफ करते हो तो उसका पुनर्बलन बढ़ता है और तारीफ नहीं करते हो तो उसका मनोबल घट जाता है। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें तारीफ का जो प्रभाव साफ दिख रहा है, तो ये प्रभाव का नियम आपके रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है भाई, सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल है। उसके कृत्य को किस प्रकार के अपराधी कृत्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि ये कौन सा अपराध है जिसमें वो विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है और धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल है। तो उसमें आपके आ जाएगा भाई आक्रामक प्रवृत्ति, यानी कि ये उसकी आक्रामक प्रवृत्ति दिखा रही है कि वो कितना शैतान बच्चा है। तो 92 का विकल्प नंबर 2 ऐसे ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 देखो, किशोरावस्था के दौरान भावनात्मकता बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है वो नहीं है। यानी कि भावनात्मकता बढ़ाने का कौन सा कारण नहीं है। तो इसमें आ जाएगा विकल्प नंबर 3 कि समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई।
ये बहुत ही गलत है, इसमें कोई ऐसा भावनात्मक वगैरह का नहीं रहने वाला है। तो 93 का विकल्प नंबर 3 हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और निम्नलिखित दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन भी करना है। तो इसमें आपके 94 नंबर क्वेश्चन में विकल्प नंबर 4 है, उससे हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 4 कि ए का 4, यानी कि इसमें आपका आ जाएगा द्विकारक सिद्धांत जो है वो ए का 4 आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा स्पाइरमैन, यानी कि द्विकारक सिद्धांत जो है वो स्पाइरमैन का है। और बी में 2, यानी कि जो बुद्धि का सोपानिक मॉडल है ये आपके आ जाएगा वर्नोन का। बी में 2 हो गया। सी में आ जाएगा 1, यानी कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है वो आपके आ जाएगा थॉर्नडाइक का। और बुद्धि प्रतिमान का सिद्धांत या बुद्धि प्रतिमान की संरचना जो है वो आपके आ जाएगा भाई गिलफोर्ड का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सिद्धांत वगैरह सारे एक नोट बना के लिख लो आप। द्विकारक सिद्धांत किसका है? स्पाइरमैन का। बुद्धि का सोपानिक मॉडल किसका है? तो वो आपका आ जाएगा वर्नोन का। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसका है? तो वो आ जाएगा थॉर्नडाइक का। बुद्धि प्रतिमान की संरचना किसकी है? तो वो आ जाएगा गिलफोर्ड का। यानी कि विकल्प नंबर 4 है वो आपके सही रहने वाली है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 95 देखो, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 95 का विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा कि इसमें देखो 16 व्यक्तित्व कारक जो आता है, यानी कि 16 PF जो आते हैं, पर्सनल फैक्टर आते हैं, इसमें आपके आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ये जो सिद्धांत दिया था ये थे RB कैटल ने दिया था। और बी में आ जाएगा 4 नंबर कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है वो आपके मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था। सी में आ जाएगा 3 नंबर, यानी कि बालकों का अंतर्बोध था वो आ जाएगा आपके सी में 3 नंबर, यानी कि लियोपोल्ड बेलाक ने ये कथन कहा था, यह कैसे परीक्षण दिया था। और डी में मैंने छोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची ये अपने देने वाले कौन थे? तो JC मैकगिल एंड SR हैथले। ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 95 का विकल्प नंबर 2 है वो सही रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 96 देखो, रुचि गुप्त यानी कि अव्यक्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवधान के मध्य संबंध से संबंधित ये कथन दिया है। तो रुचि और अवधान के अंदर जो संबंध के बारे में कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया? तो इसमें आपके आ जाएगा मैकडूगल ने ये कथन दिया गया कि अवधान और रुचि के मध्य जो कथन है वो मैकडूगल के द्वारा। तो किसने दिया? तो मैकडूगल ने ये कथन दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? यानी कि जन्म के साथ ही कौन सा जो प्रेरक है वो पैदा नहीं होता है या साथ में नहीं आता है? तो इसमें आपके आ जाएगा विकल्प नंबर 4, यानी कि आक्रामकता जो आती है ना वो जन्म से नहीं आती है। जन्म के समय बच्चा बहुत ही शैना होता है, उसमें शैतानी नहीं रहती है। वो धीरे धीरे जैसे बड़े होता है, देखता है आसपास में, उसको देख करके, माहौल को देख करके फिर वो आक्रामकता अपना लेता है। बाकी प्यास जन्म से होती है, भूख भी जन्म से होती है और लैंगिक अंतर्नोद भी जन्म से ही होते हैं, लेकिन आक्रामकता है वो जन्मजात प्रेरक नहीं रहने वाला है। तो 97 का विकल्प नंबर 4 है वो सही रहने वाला है आपके। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षमता थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है? तो इसमें आपके आ जाएगा विकल्प नंबर 2 कि व्यवहारिक जो संरचना है वो थर्स्टन द्वारा नहीं दी गई है। ठीक है भाई। तो 98 का विकल्प नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार रखते हैं ताकि विद्यार्थी 6 से 12 वर्ष की आयु समूह को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्तियों के रूप में देखने में मदद मिल सके। वे एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के किस चरण की ओर ले जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? यानी एरिक्सन का कौन सा ऐसा मॉडल कहता है कि बच्चों को एक समूह के अकॉर्डिंग या व्यवस्थित रूप से बैठाना चाहिए? तो इसमें आपके आ जाएगा परिश्रमी, यानी कि एक परिश्रमी शिक्षक ही इस प्रकार की व्यवस्था करेगा ताकि बच्चे एक से व्यवस्थित रूप में बैठ सके और किसी को परेशानी भी ना हो। तो ये परिश्रमी टीचर की पहचान होती है भाई। तो 99 का विकल्प नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखो इसका आज 100। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? यानी कि कौन सा विकल्प है वो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका आ जाएगा 4 नंबर कि विज्ञान की तरह अपने नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग विषयनिष्ठ ढंग से करने में सहायक है। ये वाला विकल्प है वो संबंधित नहीं है। बाकी तीनों विकल्प संबंधित है। समूह गतिकी को समझने में सहायक होते हैं, बिल्कुल। पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक होते हैं, बिल्कुल। कक्षा में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए भी सहायक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो 100 का विकल्प नंबर 4 है वो आपके संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित रहने वाले। तो ये था भाई संस्कृत विभाग का 2nd ग्रेड का पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। और ये आपको आगे आने वाली 2nd ग्रेड की जो भर्ती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसलिए अगर आपको अच्छा लगा सॉल्यूशन तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।